गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस क्लास में हमारी है जो आरएएस परी 2023 इसकी टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी, जिसमें से हमारा जो टेस्ट नंबर है आज का जो रहने वाला है वो 18वां टेस्ट रहने वाला है। हमने 17 टेस्ट कर लिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये 17 की 17 क्लासेज नहीं ली है तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज के टेस्ट की बात करें, टेस्ट नंबर 18, तो इसमें आज साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और आपके पॉलिटी के, इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के आज का जो टेस्ट है इन क्वेश्चंस पे रहने वाला है। और जो हम रोज के 20 क्वेश्चंस करते हैं विद फैक्ट, विद आपकी एक्सप्लेनेशन, तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में असत्य कथन है हमें बताना है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल डीबी में मापा जाता है। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 120 से 150 डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति को बहरापन व चिड़चिड़ापन हो सकता है। अगर हम बात करें कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण है उसको डेसिबल में मापा जाता है, और जो सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता है 120 से 150 डेसिबल होती है, ये आपका असत्य दिया हुआ है। जब दो लोग सामान्य बातचीत कर रहे हो, यानी झगड़ा नहीं कर रहे हो, वो सामान्य बातें कर रहे हो, सामान्य बातचीत करते हैं, तो उनकी जो तीव्रता होती है उनकी ध्वनि की, तो उनके आसपास कितनी होती है? 60 डीबी के आसपास है, डेसिबल के आसपास उनकी सामान्य तीव्रता होती है ध्वनि की। आप मान लें कि 40 से 60 डेसिबल ये सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। अगर वो बातें करती हैं और वो जो उनकी ध्वनि तीव्रता है वो 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है, तो वो फिर क्या हो जाता है? वो फिर होता है शोर, नॉइस, वो आ जाता है नॉइस में। तो आपकी जो सामान्य बातचीत की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो होती है 40 से 60 यानी 60 डेसिबल। तो इसमें दिया हुआ है कि सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 120 से 150 डेसिबल होती है, जो कि गलत है, यानी असत्य कथन है। आपका ऑप्शन 2 है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति को बहरापन व चिड़चिड़ापन हो जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला क्या है? एक ध्वनि का गुण होता है तारतम्य। ध्वनि का गुण होता है तारतम्य, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ध्वनि को जो आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं, तो ध्वनि को आवृत्ति के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, किससे? तारतम्य से। तो ये भी आप याद रखें कि तारतम्य क्या होता है? ध्वनि का एक गुण होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो कि दाब की है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दाब की इकाई कौन सी है, फिर इसमें हमने ये देखना होगा कि इनकी इकाई है वो कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाब है वो होता क्या है। जब एकांक या इकाई क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत, सतह के ये जो सतह है इसके जो लंबवत दाब लगता है, यानी बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही दाब बोलते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाला बल है वो ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो फिर दाब का जो इकाई होती है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग का जो इकाई होती है, भौतिक राशि की इकाई होती है, वो होती है किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तनाव की बात करें तो तनाव का होता है न्यूटन। तो आपने इसमें देखा होगा कि दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और प्रतिबल की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि प्रतिबल की दाब के समान ही भौतिक राशि की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही दिया हुआ है उसे हमें चुनना है।
बायोटोप पारिस्थितिक तंत्र का वह भाग है जो एक समान पर्यावरणीय दशाएं दर्शाता है। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कर इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उपभोक्ता विषमपोषी जीव होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है वो सही दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं पारिस्थितिक तंत्र की, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का जो भाग एक समान पर्यावरणीय दशाएं दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, बायोटोप बोलते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए है, वो तो बिल्कुल सही दिया गया है कि एक समान पर्यावरणीय दशाएं दर्शाता है उसे बोलते हैं बायोटोप। आगे अगर पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। ये मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि एक तो जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक, अब जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, तो जैविक घटक होते हैं जैसे आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और भी होते हैं जैसे परजीवी या फिर अपरदहाई। तो ये क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, परजीवी, ये होते हैं आपके जैविक घटक। और जो अजैविक घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे जल, ताप, मृदा, वायु, प्रकाश, ये क्या होती है, ये होते हैं आपके अजैविक घटक। तो जो जैविक घटक है, जैविक घटक के अंतर्गत जो उत्पादक होता है, उत्पादक सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है। अगला है, और एक इसमें एक चीज आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत जो उपभोक्ता होता है, उसके अंदर जो कौन होता है, उपभोक्ता होता है, वो पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों पर अपने भोजन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता है। यानी उपभोक्ता किस पे, उत्पादक पे निर्भर करता है। और जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो इसमें जो भी आपके तीनों के तीनों कथन है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पारिस्थितिक तंत्र में जीव और उसके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमने पीछे ही बात की। पारिस्थितिक तंत्र में जीव और उसके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी बिल्कुल बात है। दो घटक है आपका, जैविक घटक और अजैविक घटक। स्वपोषी तथा परपोषी क्रमशः उत्पादक व उपभोक्ता होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक तंत्र में मोर द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो फोर्थ दिया हुआ है वो असत्य दिया हुआ है। वो कैसे कि जो मोर होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होता, मोर होता है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब आप पूछोगे कि तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, उच्च मांसाहारी जीव होते हैं। जो क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका भी भक्षण करते हैं, उनको भी खाते हैं, और जो प्राथमिक मांसाहारी होते हैं उनको भी खाते हैं। तो उच्च मांसाहारी कौन से होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, मोर हो गया और मनुष्य हो गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो पारिस्थितिकी की टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। धूम कोहरा यानी स्मोक, SO2, H2O2 और ओजोन। अगर हम बात करें कि वायु प्रदूषक होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। फिर आप कह सके कि वायु प्रदूषक है उनको प्राथमिक व द्वितीयक प्रदूषकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं, वो होते हैं जो ये प्रदूषक है जो प्राकृतिक अथवा मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर उनके द्वारा सीधे वायु में निष्कासित किए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया,
NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये है प्राथमिक प्रदूषक है, जो कि या तो फिर प्राकृतिक रूप से या फिर मानवीय क्रियाकलापों से सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। ये होते हैं प्राथमिक। द्वितीयक कौन से होते हैं? द्वितीयक वे होते हैं जो सूर्य की विद्युत विकिरण, सूर्य के जो चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और जो सामान्य वायुमंडलीय यौगिक होते हैं, इनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होते हैं या फिर इनका निर्माण होता है। जैसे अपन मान के चले सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या फिर पेराक्सीटल जो नाइट्रेट होता है PAN, या जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, आपका जो स्मोग कोरा होता है, धूम बोल दे, कोरा बोल दे, स्मोग, और आपका H2O2, तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके द्वितीयक प्रदूषक, जो कि आपके प्राथमिक प्रदूषक और जो सूर्य की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं उनके प्रभाव में ये अभिक्रिया करते हैं और इनका निर्माण करते हैं। तो आपके स्मोग, H2O2, ओजोन, ये तो सारे द्वितीयक प्रदूषक है, और जो SO2 है ये कौन सा है, ये प्राथमिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 की, जो कि द्वितीयक प्रदूषक में नहीं आता। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है 15 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है 15 वर्ष। जो स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति है उसके अनुसार घोषणा हुई थी कि जो व्यक्तिगत वाहन होंगे, व्यक्तिगत वाहन होंगे वो तो 20 वर्ष के पश्चात, और जो वाणिज्यिक वाहन होंगे वो 15 वर्ष के पश्चात है। जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर होते हैं, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, वहां पे इनकी जांच होगी, तो आप याद रखना व्यक्तिगत 20 वर्ष और आपका जो वाणिज्यिक वाहन है उनकी सीमा अवधि कितनी रखी है? 15 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजट के हिसाब किताब की जांच है भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति और हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सार्वजनिक लेखा समिति। जो बजट के हिसाब किताब के लिए भारतीय संसद है, सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से इसका जो हिसाब किताब है वो रखती है, और ये संसद की प्रमुख समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 15 होते हैं वो तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना कि टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 है राज्यसभा से। और राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला योजना समिति में पदेन सदस्य है वो कितने होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 3 सदस्य होते हैं वो जिला समिति में पदेन सदस्य होते हैं। अगर हम याद करें आपके जिला योजना समिति, तो जिला योजना समिति होती है वो किसके अंदर है? अनुच्छेद 243 ZD। आपको ये अनुच्छेद याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 243 ZG के अनुसार प्रत्येक जो जिला योजना समिति होती है उसमें 4 से 5 सदस्य है वो निर्वाचित होने के कारण राजस्थान में कितने होते हैं? 4 से 5 तो निर्वाचित होते हैं। तो जो प्रत्येक जिला योजना समिति होती है उसमें 20 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जो शेष 5 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने मनोनीत मान ले या फिर वो सदस्य है वो अलग व्यवस्था से आते हैं। वो किस प्रकार? पहले तो पदेन सदस्य है जो कितने होते हैं? मैंने अभी बताया 3 होते हैं, और दूसरा होता है मनोनीत सदस्य जो कितने होते हैं? फिर ये 3 हो गए तो ये कितने होंगे? 2, और टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो आपकी जो जिला योजना समिति होती है 20, उसमें 20 तो निर्वाचित होते हैं और 5 है, 5 में से 3 पदेन सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब आप पूछोगे कि जो पदेन 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पदेन 3 सदस्य होते हैं, उसमें एक तो जिलाधीश होता है, जिले का जिलाधीश। दूसरा जो जिला परिषद होती है उसका मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो होता है। और तीसरा क्या होता है? जो अतिरिक्त जिला परिषद का जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो होता है। तो पदेन 3 कौन कौन से हो गए वो आपको पता चल गया।
अब जो मनोनीत दो होते हैं वो राज्य सरकार है वो उसी जिले के सांसद या फिर विधायकों में से चुनते हैं। सांसद या फिर विधायकों में राज्य सरकार इनमें से चुनती है 2 जनों को। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है वो हमें चुनने हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीशों के पद है वो स्वीकृत हैं। न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे हैं। राजस्थान को प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। तो इसमें हमें जो राइट आंसर है वो बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 4th हो जाएगा। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीशों के पद है वो स्वीकृत है। और अगर अब के बात करें तो अभी जो हमारे नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कितने नंबर के? 41वें नंबर के बने हैं। आप कमेंट करके बताना कि कौन बने हैं। इतना मैं आपको हिंट दे दूं कि पंजाब हाईकोर्ट से है वो यहाँ आए हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो आपको नाम बताना है कि कौन आए हैं और ये कौन से है? 41वें है। इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी जगह अब इन्होंने शपथ ली है। और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगर हम बात करें कि संविधान लागू होने के बाद राज्य का जो हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन से थे? जस्टिस कैलाशनाथ वांचू। और ये हैं वो सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे थे। अगर इनकी अवधि देखें तो इनकी अवधि थी 1951 से 1958 तक। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो राजस्थान को प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, तो ये इनकी बिल्कुल सही बात है। और हमारे राजस्थान के अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949। इस दिन ही है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है, इनको शपथ दिलाई गई थी और इनके साथ साथ अन्य 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि इस समय है वो शपथ किसने दिलवाई थी, तो जो महाराजा मानसिंह इन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष अवधि या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष अवधि या 62 वर्ष की आयु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। जो अध्यक्ष या वह सदस्य होते हैं वो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले होगी अपना पद धारण उस टाइम तक कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि वो जब भी चाहे अपना जो त्याग पत्र है वो किसको सौंप सकते हैं? राज्यपाल को सौंप सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो नियुक्ति व कार्यकाल है इनकी किस अनुच्छेद में होते हैं, तो अनुच्छेद 316 में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो करता है इनकी नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो ये किस में है? अनुच्छेद 316 में है। अब इसमें हमने नियुक्ति देख ली और इनका कार्यकाल देख लिया। तो इनका त्याग पत्र है वो हमें पता चल गया कि जो अगर ये खुद देना चाहे त्याग पत्र तो राज्यपाल को देंगे। अगर इनको देख लें कि राज्यपाल है वो 2 परिस्थितियों में इनका जो त्याग पत्र है वो ले सकता है। और इनको हटाए जाने का आधार देखें कि इनका निष्कासन है या फिर इनकी बर्खास्तगी है वो कैसे की जाती है, तो वो है वो राज्यपाल नहीं करता। वो किसके अनुसार होगी? वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं और वो भी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 317। तो 316 में तो इनका क्या हो जाएगा? नियुक्ति और कार्यकाल आ जाएगा। और 317 में इनका निष्कासन व बर्खास्तगी है। और इनको राष्ट्रपति हटाएगा तो उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन दिया हुआ है उसे चुनना है। संविधान के अनुच्छेद 243D के द्वारा महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति को पंचायतों के चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया।
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम में पारित किया। तो इसमें आपके दोनों जो कथन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है, ए और बी। हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो उनकी सिफारिशों के अनुरूप ही सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को ये पंचायती राज अधिनियम है ये पारित किया था। अब इसकी बात करें कि इसको फिर विधिवत रूप से लागू कब हुआ, यानी इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे हुआ? नागौर में हुआ। नागौर यानी राजस्थान में हुआ। और इसका उद्घाटन किया किसने था? इनका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड कि इसमें ए और बी दोनों सही दे रखी हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समाज कल्याण विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। ये आपका होता है DARPG। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार के कितने रुपए का अनुदान प्रति थाली दे रही है? 8 रुपए, 10 रुपए, 17 रुपए और 12 रुपए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। कितना अनुदान है? 17 रुपए। पहले कितना था? 12 रुपए था। हमको कितने रुपए में मिलती है? 8 रुपए में मिलती है। ये तो तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपकी जो इंदिरा रसोई योजना है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ की पॉइंट और मैं बता देती हूँ, आप एक तरफ नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो प्रारंभ है वो हुआ था 20 अगस्त 2020 को। इसका जो ध्येय वाक्य मान ले वो क्या है? कोई भूखा न सोए, कोई भूखा ना सोए। ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र है उनमें जरूरतमंदों की जो जरूरतमंद थे उनको अनुदानित जो दर है उन पे भरपेट भोजन दिलवाना इसका उद्देश्य था। लाभार्थी को 8 रुपए में ताज़ा भोजन मिलेगा। राज्य सरकार है वो 17 रुपए का है वो थाली अनुदान देगी, जिसमें से 8 रुपए लाभार्थी को भरने होंगे, 17 रुपए है वो राजस्थान सरकार देगी। टोटल कितने होंगे? 25 रुपए होंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है रुपए, इसको कितने मिलेंगे? 25 रुपए एक थाली के। और जो पहले 12 रुपए थे उसको बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 को कितने किए गए हैं? 17 किए गए हैं, जिससे टोटल कितने हो गए? 25 रुपए हो गए। तो आपको ये याद रखना है कब किए गए? 1 जनवरी 2022 को किए गए। और इसमें जो प्रतिवर्ष है, आपसे पूछ ले कि प्रतिवर्ष का कितना खर्च का व्यय होता है उसका प्रावधान किया गया है, तो 100 करोड़ का किया गया है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ का प्रावधान। जो प्रति थाली होती है उसमें क्या क्या चीजें होंगी? प्रति थाली में 100 ग्राम तो दाल होंगी, 100 ग्राम सब्जी होंगी और 250 ग्राम है वो चपाती होंगी और इसके साथ अचार होंगी। तो ये 4 चीजें प्रति थाली में होंगी। इसके अलावा आपके जो इसमें बताएं कि और क्या चीज हो सकती है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें झालावाड़ और जो झालावाड़ करौली रेलवे क्रॉसिंग है, झालावाड़ रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर गेट पर भी इंदिरा रसोई को खोला गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अगर आपसे आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछ ले कि 30 नवंबर 2022 तक है वो राज्य में कितनी जो रसोइयां हैं वो संचालित है, तो 30 नवंबर 2022 की पूछे तो इस टाइम तक 973 रसोइयां थी। 973 आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर अभी की बात करें तो ये 900 के 80 के लगभग आंकड़ा पहुंच गया, हो सकता है 1-2 ऊपर ही हो गई हो। लेकिन अगर 30 नवंबर 2022 की पूछे, क्योंकि यही पूछेंगे आर्थिक समीक्षा में यही आंकड़ा दिया हुआ है, तो ये कितनी है? 973 है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो गया। एक देश एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन है वो चुनिए। पहला कथन दे रखा है कि इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2019 में आरंभ किया गया था। तो आपका बिल्कुल सही ये आपका दिया हुआ है। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
महाराष्ट्र और गुजरात के बीच शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्यान्नों से वंचित न रहे, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इस स्कीम का जो सर्वाधिक आपको अगर इसका देखें कि लाभ किसको है, तो इस योजना में यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा है जो प्रवासी मजदूर है इनको अधिक है, क्योंकि वो ये है कि ये अपने काम के लिए इधर उधर वाले राज्यों में जाते हैं तो इनको इसका फायदा मिल सके। और इसमें क्या है कि इस योजना के तहत 65 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों एवं दिव्यांगों को राशन की होम डिलीवरी दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और इस योजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इसके लिए एक इसमें ऐप है वो भी लॉन्च किया गया था कि ये जो आपकी स्कीम है ये अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, संचालन इसका अच्छे से हो रहा है, इसके लिए एक ऐप था मेरा राशन ऐप, ये भी लॉन्च किया गया था। इस ऐप के माध्यम से हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमको कितना राशन है वो मिलेगा, कितना राशन मिलेगा, ये चीज़ें इससे हमें देख सकते हैं, इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो सारे कथन दिए रखे हैं वो सारे के सारे सही दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई लोन खाता 1 साल या इससे कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अवमानक परिसंपत्तियां, संदिग्ध परिसंपत्तियां, हानि संपत्तियां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, अवमानक परिसंपत्तियां। अगर हम देखें कि जब कोई बैंक से ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है और वो 90 दिन तक ना तो ब्याज चुकाए उस ऋण का और ना ही उसके मूलधन का भुगतान करे, तो ब्याज और मूलधन दोनों भुगतान करने में अगर वो व्यक्ति विफल रहता है तो इस प्रकार का जो उधारी होता है या फिर जो ऋण होता है उसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में डाल दिया जाता है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां उसमें डाल दिया जाता है। अगर एनपीए की बात करें तो आरबीआई है उसने एनपीए को 3 भागों में बांटा है। एनपीए को 3 भागों में कौन कौन से में? पहला तो है अवमानक परिसंपत्तियां। जब कोई भी लोन खाता 1 साल से कम अवधि तक एनपीए की श्रेणी में रहता है तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवमानक परिसंपत्ति। अगली फिर संदिग्ध परिसंपत्ति क्या होती है? जब कोई लोन या खाता है वो 1 साल तक इस अवमानक परिसंपत्ति में रहता है तो उसे फिर संदिग्ध परिसंपत्तियों में काउंट किया जाता है। हानि संपत्तियां क्या होती है कि जब कोई संदिग्ध परिसंपत्तियां यानी संदिग्ध परिसंपत्तियां हैं वो लगातार अगर 12 महीने तक बनी रहती है, यानी 12 महीनों तक ये स्थिति बनी रहती है, तो उस जो लोन होता है उसकी वसूली फिर ना के बराबर हो जाती है, यानी उसे वसूल करने की उम्मीद ही नहीं रहती। उसे ये माना जाता है कि उसकी वसूली अब नए के बराबर होने वाली है, तो इसे क्या फिर हानि संपत्ति बोलते हैं। और ऐसा जो ऋण होता है वो लगभग असंग्रहणीय होता है, यानी उसको कोई नहीं चुकाता। तो सबसे पहले आती है अवमानक परिसंपत्तियां। इस परिसंपत्ति में क्या होता है कि जब कोई लोन खाता है वो एक साल तक या इससे कम अवधि तक एनपी रहता है तो वो को क्या आ जाता है? अवमानक परिस्थितियां। और जब अवमानक परिस्थितियां हैं वो 1 साल तक बनी रहती है तो वो संदिग्ध परिसंपत्तियां बन जाती हैं। और जब संदिग्ध परिसंपत्तियां हैं वो 12 महीने तक बनी रहती है तो फिर वो क्या हो जाती है? हानि संपत्तियां हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से इजी रूप में ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से आराम से इजी रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को चुनिए। थिंक टैंक के रूप में कार्य हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया, तो ये इसने बिल्कुल सही दिया है। अगर हम बात करें 7 मार्च 2020 इसको मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का है वो गठन किया गया था। इसमें यह कहा गया कि इस परिषद की बैठक है वो 6 माह में एक बार होगी। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मायाराम जो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी है, बिल्कुल सही। इस परिषद का मुख्य कार्य राज्य में आर्थिक विकास में आ रही चुनौतियों, रोजगार के अवसरों के सर्जन तथा बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में सुझाव देना होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर देखें कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी तो 15 अक्टूबर 2020 को इसकी प्रथम बैठक है वो हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो राजकोषीय प्रबंध है
राजकोषीय प्रबंध हो गए, उत्पादकता हो गई, उत्पादकता को बढ़ाने में रोजगार के अवसर है उनका कैसे सृजन किया जाए, स्वच्छता और शिक्षा जैसी जो भी बुनियादी सेवाएं होती है उनको कैसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर कार्यवाही कैसे हो इसकी सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया। तो इसमें तीनों कथन सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। मैं सारे के सारे क्वेश्चन है ऐसे कथन वाले लेके आ रही हूँ जिसमें 3 से 4 कथन होते हैं। तो उस चीज का लाने का यही मकसद होता है कि उस क्वेश्चन के आसपास के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, यानी एक क्वेश्चन से आपका एक टॉपिक है वो कवर हो जाए कि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमें कवर कर लें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के अंतर्गत गैर परंपरागत निम्नलिखित में से है, कौन से है जो गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन, सौर और बायोमास। मैं अगर आपको बात करूं कि राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन में स्रोत है उसके अंतर्गत जो गैर परंपरागत आते हैं वो कौन कौन से है, तो उसमें आपके आ जाते हैं जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ये क्या होते हैं, ये आपके आते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत की अगर बात करें कि परंपरागत में कौन कौन से आते हैं, तो परंपरागत में आते हैं जैसे कोयला, लिग्नाइट, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा ये किस में आते हैं, ये तो परंपरागत में आते हैं, और जो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास है ये आते हैं गैर परंपरागत में। तो राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन स्रोत होते हैं 2 प्रकार के हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। तो आपसे गैर परंपरागत पूछा है तो कोयला और प्राकृतिक गैस ये तो परंपरागत है, तो आपका सी, डी और ई ये तीनों गैर परंपरागत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया संपन्न नहीं करता, इस स्थिति में जीएनपी और जीडीपी के बीच किस प्रकार का संबंध होगा? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि किस प्रकार। देखिए, किसी भी देश की अगर घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, सेवाओं का अंतिम मूल्य वही क्या कहलाता है, वही सकल घरेलू कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और जब आपका जीडीपी होता है इसमें से विदेशियों द्वारा जो अर्जित की जाने वाली आय होती है विदेशियों के द्वारा उसे तो घटा दें, और जो अपने देश के नागरिक होते हैं वो विदेशों से जो अर्जित आय करके लाते हैं उसको जोड़ दें, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। क्या याद रखना है कि जो हमारी जीडीपी है उसमें से तो जो विदेशी है वो यहाँ से जो आपकी आय अर्जित करते हैं उसको तो हम कम कर देंगे, और जो विदेशों से हमारे नागरिक आय अर्जित करते हैं उनको जोड़ देंगे, तो जो वो बनेगी वो क्या होती है, वो होती है जीएनपी। तो ये हो जाएगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जब हम एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया है वो संपन्न करती नहीं है। तो अगर वो संपन्न नहीं करेगी तो इसकी जो सभी आर्थिक क्रियाएं होंगी वो एक सीमा के भीतर ही हो जाएंगी, यानी उसी देश की सीमा के भीतर ही हो जाएंगी। तो जब ऐसा होता है तो जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय है वो शून्य हो जाती है, यानी जीएनपी बराबर हो जाती है जीडीपी के, यानी ना तो कोई विदेशी है यहाँ से आय अर्जित करता है और ना हम बाहर से आय अर्जित करते हैं, तो जीएनपी फिर बराबर हो जाती है जीडीपी के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितने रुपए देने की घोषणा की गई थी? 1500, 6000, 2500 और 3000।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, 6,000 रुपये। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये फरवरी 2019 से लॉन्च की गई, फरवरी 2019 से। इसमें 6,000 रुपये है वो किसानों को देने की घोषणा हुई थी। कितने? 3 किस्तों में। 3 किस्तों में कैसे? जो लाभार्थी किसान परिवार है उनको 6,000 रुपये है वो पर ईयर में दिए जाएंगे, यानी एक ईयर में 6,000 रुपये होंगे और 3 किस्तों में होंगे तो 2,000 रुपये होंगे, जो कि पर 4 महीने के बाद में, यानी 4 माह में एक बार दिए जाएंगे। तो 4 माह में एक बार 2,000, 2,000, 2,000, 3,000 रुपये 3 किस्तों में, 4 महीने में एक बार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य रखा गया। कब तक रखा गया? 2024, 2025, 2026 और 2022। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये होगा हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, 2024 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को जो कुपोषण की समस्या है उससे निपटने के लिए, कुपोषण की समस्या इससे निपटने के लिए जो मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाएं थी हमारे, तो उनके जरिए गरीबों को वितरित किए जाने वाला जो फोर्टिफाइड चावल है, चावल को पोषण युक्त बनाने की बातें कही थी। और जो सरकार ने इस योजना का लक्ष्य रखा था वो रखा था 2024 तक। अगर आपसे पूछ ले कि जो फोर्टिफाइड चावल है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या चीज भरपूर मात्रा में होती है, तो इसमें आयरन होता है, विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है। तो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है जो कि आपको नोट डाउन करनी चाहिए। अगर आपसे पूछ भी ले तो आप बता सकते हैं कि जो फोर्टिफाइड चावल होता है उसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अच्छे से एक्सप्लेन किए। मेरी तरफ से मैंने काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।